नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। उन प्रश्नों को आप जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले वीडियो 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट स्क्रीन लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पर प्ले करेंगे तो सारी वीडियो की सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठता। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 1 का बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, बी समानांतर प्रारूप विधि, सी अर्धविरापन विधि, डी उपरोक्त सभी। तो विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 2 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी सहसंबंध, सी मध्यांक, डी बहुलांक। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी सहसंबंध। मध्यमान, माध्यांक तथा माध्यिका, बहुलक ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान है। तो ए 20, बी 20.5, सी 19.5, डी 21। यहाँ मध्यमान पूछा है। मध्यमान फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग या आंकड़ों का योग अपान आंकड़े। ध्यान रखना 20, 23, 27, 18, 17, 13, 24, 22 इनका जोड़ दीजिए। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे दीजिए, माना जाएगा। ठीक है, समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग अपान आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कर दीजिए, बटे आंकड़े 8 हैं, 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 164 भागे 8 अर्थात 20.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। ए 1 प्लस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस एन, बी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1, सी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, डी 1 प्लस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1। क्रमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए एडम्स, बी एडम, बी कैटल, सी मैकॉल, डी हेंडरसन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना उसका बी रेमंड, बी कैटल। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके।
आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। ए मूल्यांकन बी मापन सी आकलन डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना आप लोग, ए मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी बी, सीखने समुदाय सी, एक अकादमिक कार्यक्रम डी, उपरोक्त सभी। तो आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए मध्यमान बी माध्यिका सी बहुलक डी मानक विचलन। तो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना बी माध्यिका। ठीक है, तो आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 9 का बी। ठीक है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी माध्यिका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या कहलाता है, माध्यिका। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। ए पाठवस्तु बी उद्देश्य सी दोनों पर डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना सी दोनों पर, पाठवस्तु और उद्देश्य दोनों। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। ए नामित स्तर बी क्रमित स्तर सी सम अंतराल स्तर डी अनुपात स्तर। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर। ध्यान रखना सबसे निम्न कौन सा है, नामित। मैंने पहले बताया, ऐसे याद रखिए, ना से नामित ना से निम्न स्तर। ठीक है, और सबसे ऊंचा स्तर अनुपात, ऊ आ रहा है और अनुपात। ठीक, ऐसे याद रखिए। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा 12 का सी कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये मानक बी निर्माणात्मक सी योगात्मक डी CCE। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना आप लोग, ए मानक। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो ए मानक। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच बी शैक्षिक सुधार सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति डी उपयुक्त सभी। तो आकलन की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। ए BS ब्लूम द्वारा बी, सिम्पसन द्वारा सी, कृथवाल द्वारा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी सिम्पसन द्वारा। क्रियात्मक पक्ष का ध्यान का विकास जो है सिम्पसन द्वारा 1969 में किया गया, भावात्मक पक्ष का कृथवाल द्वारा 1964 में, और ज्ञानात्मक पक्ष का विकास BS ब्लूम द्वारा 1956 में किया गया। सभी याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का BS ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन 1969, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964। तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन होता है, ये मात्रात्मक बी गुणात्मक सी भी दो मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन होता है, सही जवाब हो जाएगा सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यमान का सूत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 17 का बी मध्यमान यम बराबर सिग्मा एफ एक्स भागे एन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ए मायर बी रेडफील्ड बी एलन डी एडगर डेले। किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा डी एडगर डेले। अगला प्रश्न है, किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ए मन बी ड्रेवर सी फ्रायर डी स्किनर। तो किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी
फ्रायड। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? सही जवाब हो जाएगा 20 का ध्यान रखना ए, स्टैनफोर्ड। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण जैसे पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ड्वाइट डब्ल्यू एलन और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीकी है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है। यह विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्य को प्रबंधकीय भागों में सरल बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ए हल, बी मैकडूगल, सी फ्रायड, डी स्किनर। तो प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था? सही जवाब हो जाएगा बी मैकडूगल। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक सर्वप्रथम सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों के आधार अवधारणा प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं, ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपरोक्त सभी। तो आकलन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्री आकलन या शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। 2, इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। या शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है और उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकें। फॉर्मेटिव आकलन अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और यह देखने के लिए किया जाता है कि वे क्या सीख रहे हैं। यह शिक्षकों को यह पहचानने में मदद करता है कि छात्रों को किन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है और उन्हें अतिरिक्त सहायता या निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता है। योगात्मक आकलन या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। मतलब जैसे आप लोगों का एग्जाम जो हो रहा है, ये योगात्मक मतलब समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। तो वर्ष के अंत में किया जाने वाला, फिर इसे सेमेस्टर वाइज है तो 6 महीने पर, जिससे अब कक्षाओं का प्रोग्रेस होता है। इसे क्या कहते हैं? योगात्मक आकलन, ठीक है, या समेटिव असेसमेंट। या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा। उसका उपयोग छात्रों के ग्रेडिंग, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने या अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। फॉर्मेटिव आकलन या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि डेली पढ़ाएं, डेली अगर क्लास में पढ़ाने के बाद टेस्ट ले रहे हैं तो ये क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। प्री आकलन क्या है? या शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। तीनों चीज़ क्लियर हो गया। शिक्षा मतलब आप जो प्रवेश, किसी में एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश होता है, ग्रेजुएशन या कहीं भी, उसे प्री आकलन कहते हैं। और जो क्लास में आप टेस्ट लिया जाता है उसे फॉर्मेटिव आकलन कहते हैं। और जो अगली क्लास में प्रोन्नत करने के लिए, मतलब साल में 6 महीने में होता है, उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन अर्थात या मूल्यांकन का क्षेत्र नहीं है। ये ज्ञान, व्यायाम, सी कुशलताएं, डी रुचियाँ। तो आकलन का क्षेत्र नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी व्यायाम। अगला ध्यान रखना, ज्ञान, बोध और अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्तियां, अवृत्तियां एवं मूल्य, बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, शारीरिक स्वास्थ्य आदि। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। ए शिक्षक, मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, बी शैक्षिक सुधार, सी ए बी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। आकलन की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, शिक्षक, मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति, शैक्षिक सुधार। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। इस शाब्दिक स्तर में बी, अंतराल स्तर में सी, क्रमित स्तर में डी, अनुपात स्तर में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 25 का डी, अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है। ए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, बी तीनों एक दूसरे के सहभागी हैं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आकलन, मापन और मूल्यांकन का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना है आप लोग सी। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे के सहभागी हैं। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन में निहित है। ए आंकिक, बी ग्रेड, सी अभ्यास, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। ए अप्रक्षेपी तकनीक, बी परीक्षण, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी साक्षात्कार। तो व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपी तकनीक।
अगला प्रश्न है, संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है। ये परामर्श प्रक्रिया में बी, व्यवसायिक निर्देशन में सी, शैक्षिक निर्देशन में डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 29 का ध्यान रखना आप लोग, सी, शैक्षिक निर्देश में। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी ये सभी। अच्छे परीक्षण की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 3। ठीक है, तीनों आप लोग ध्यान रखना। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है। ए एक खंड का सिद्धांत, बी बहुखंड का सिद्धांत, सी दो खंड का सिद्धांत, डी वर्ग घटक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा सी, दो खंड का सिद्धांत। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने वर्ष 1923 में प्रस्तुत किया था। उनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी और यस, जहाँ जी जो है सामान्यीकृत कारक के लिए होता है और यस जो है विशिष्ट मतलब स्पेशल कारक फैक्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ए टीएटी, बी रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण, सी MMPI, चित्र साहचर्य परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा सी, MMPI। कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो MMPI। टीएटी है, रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है? ए वुडवर्थ, बी गाल्टन, सी बिने, डी स्टर्न। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, गाल्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। तो कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृतिकरण। स्मृतता के तत्वों का सही क्रम प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार है। अगला प्रश्न है, जी प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है। तो ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव कैसा होता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, शून्य। ठीक है, तो जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव कैसे होता है? शून्य होता है, ध्यान रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण पूछा गया है। और मानक विचलन ध्यान रखना, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव शून्य होता है और विचलन जो होता है 1 होता है, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक का सही सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, टी बराबर 50 + 10 कोष्टक के अंदर x - m/σ। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा टेस्ट है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र है। ए CA/MA × 100, बी MA/CA × 100, सी CA × MA / 100, इनमें से कोई नहीं, डी। IQ का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, IQ का सूत्र बी, MA/CA × 100 है, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। अगला प्रश्न है, अनुसूची के प्रकार हैं। ये अवलोकन अनुसूची, भी साक्षात्कार अनुसूची, सी मूल्यांकन अनुसूची, डी उपरोक्त सभी। अनुसूची के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है? ये व्यवहारिक कसौटियाँ, बी तकनीकी कसौटियाँ, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहारिक और तकनीकी दोनों कसौटियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, तकनीकी कसौटी, और इसमें मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकारिता, मानक विशिष्टता है। और व्यवहारिक कसौटी, इसमें उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्व है, सुगमता, भाषा, सक्षमता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की। ये व्यवहारिक कसौटी, भी तकनीकी कसौटी, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी तकनीकी कसौटी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, तकनीकी कसौटी, इसमें मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, वैधता है, विभेदीकरण है,
मानक है विशिष्टता। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तकनीकी कसौटी में कौन कौन आता है? मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विवेककारिता, मानक और विशिष्टता। तो वस्तुनिष्ठता केस में आ जाएगी तकनीकी में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। वस्तुनिष्ठता परीक्षण का दोष है ए विश्वसनीयता, बी निर्माण में कठिनता, सी अंकन में सरलता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना बी निर्माण में कठिनता। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है ए त्रिदिशा सूचक, बी त्रिध्रुवी, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 44 का सी त्रिदिशा सूचक, त्रिध्रुवी दोनों। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट बुद्ध लब्ध निकालने की विधि है। तो कई बार हम लोग बोल चुके हैं आई क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो बुद्ध लब्ध बराबर सूत्र होता है, ध्यान रखना 45 का सही जवाब हो जाएगा। ये मानसिक आय अपान वास्तविक आय गुणित 100, ठीक है, या एम ए अपान सी ए गुणित 100, या फिर इंग्लिश में बोलिए तो मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100। तीनों पता होना चाहिए, चाहे हिंदी में पूछे, इंग्लिश में पूछे या शॉर्टकट में, तीनों पता होना चाहिए। हर बार पूछता है एक सवाल। क्रियात्मक अर्थात अशाब्दिक परीक्षण है ए पोर्टियम भूल भुलैया टेस्ट, बी बेचलर वैल्यू टेस्ट, सी आर्मी बीटा टेस्ट, डी उपरोक्त सभी। क्रियात्मक परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी विधियों में रोर्सा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण किया ए थर्स्टन रोर्सा ने, बी बिने, सी हरमन रोर्सा, डी साइमन रोर्सा। तो परीक्षण विधियों में रोर्सा इंक ब्लास्ट टेस्ट निर्माण किया गया, सही जवाब हो जाएगा 47 का सी हरमन रोर्सा। अगला प्रश्न है रोर्सा इंक ब्लास्ट टेस्ट में कार्ड की संख्या है ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए 10। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया ए लियोपोल्ड बायलक, बी मॉर्गन एवं मुरे, सी बिने साइमन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी मॉर्गन एवं मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे और मॉर्गन तथा क्रिस्टीना द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है उपलब्ध परीक्षण के प्रकार हैं ए प्रभावित परीक्षण, बी शिक्षक निर्मित परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षक निर्मित परीक्षण है ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। शिक्षक निर्मित परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 51 का डी उपरोक्त सभी। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर यूपी टेट, सी टेट या नेट वगैरह में। तो आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार करके जाइए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। जो बच्चे साथ में जुड़े रहते हैं उनके 90 प्लस 51%, 54% बन गया है। इसी पेपर में जो सबसे टफ माना जाता है, अगर आप चीज़ नहीं मेहनत करेंगे देखिएंगे आपको बैक लग जाएगा, ठीक है, री एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं 80 में 78, 76, 74 नॉर्मली ले आते हैं, 70+ ला देते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। सारे प्रश्नों को आप रट लीजिए, कुछ मत कीजिए बस। प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वैधता के प्रकार नहीं है ए विषय वस्तु वैधता, बी उदाहरण वैधता, सी पूर्व कथन वैधता, डी समवर्ती वैधता। तो वैधता के प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी उदाहरण वैधता। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मनोरंजन, सी पाठ्यक्रम, डी शैक्षिक प्रक्रिया। उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 54 का बी मनोरंजन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं ए बालकों के लिए, बी निरक्षरों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग डी सभी के लिए। क्रियात्मक परीक्षाएं बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, सभी के लिए, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं
ए चेतन मन बी, अर्धचेतन मन सी, अचेतन मन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रक्षेपी प्रधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, अचेतन मन का। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? ए व्यवहारिकता एवं उपयोगिता बी, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता सी, विश्वसनीयता एवं वैधता डी, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता, वैधता और उपयोगिता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणोत्तर 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। ए विश्वसनीयता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन अर्थात CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सी मुदालियर आयोग की सिफारिश में, डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में होते हैं? ए प्रतिभाशाली बी, अतिश्रेष्ठ बुद्धि सी, श्रेष्ठ बुद्धि डी, सामान्य बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 100 से 120 के बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी में होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, श्रेष्ठ बुद्धि। ऐसे हालांकि 90 से 110 के बीच में जो है सामान्य आते हैं, 140 प्लस जो है ये प्रतिभाशाली में आते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग करना क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग पांच आंकड़ों की संख्या, संख्याओं का योग पांच संख्या। तो सारी चीज़ें आप जोड़ डालिए जो संख्या है। ठीक, कितनी संख्या है? 6, 6 से भाग दे दीजिए, तो 91/6 अर्थात 31.83। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 62 का बी, 31.83। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग अपना आंकड़ों की संख्या। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा आसान रहेगा। भारत में प्रथम बुद्धिलब्ध परीक्षण कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, 1922 में। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, भारत में बुद्धिलब्ध परीक्षण का निर्माण सन 1922 में CH राइस के द्वारा बिने परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? ए 1905, बी 1906, सी 1908, डी 1907। तो बुद्धिलब्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने ने कब जोड़ा? सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, सी, 1908 में। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1905 में पहला बुद्धिलब्ध परीक्षण विकसित किया था। उन्होंने मानसिक आयु शब्द को 1908 में द स्केल ऑफ इंटेलिजेंट नामक प्रकाशन में पेश किया था। अगला प्रश्न है, यदि बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी ज्ञान लब्ध क्या होगा? ज्ञान लब्ध मतलब बुद्धिलब्ध। ए 95, बी 105, सी 100, डी 110। तो बुद्धिलब्ध बराबर सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु, तो बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष, मतलब 11 मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु 10 वर्ष गुणित 100 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए तो 11 गुणित 10 बराबर 110 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा डी, 110। ठीक है, 65 का सही जवाब हो जाएगा डी। IQ बराबर MA/CA गुणित 100। ठीक है, 11/10 गुणित 100, 110 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर क्या है? ए ज्ञान, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है सबसे उच्च है। ठीक है, और ज्ञान जो है सबसे निम्न है। इसी तरह से भावात्मक पक्ष के भी 6 हैं। अग्रहण जो सबसे निम्न है, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। ठीक है, इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य भी 6 हैं। इसमें उद्दीपन जो सबसे निम्न है, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण जो सबसे उच्च है। आदत निर्माण सबसे उच्च है। इस तरह से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष का आप लोग ध्यान रखना। 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए,
क्रोनबेक ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है a -x से 0, b -x से +1, c 0 से +1 t, इनमें से कोई नहीं। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा 68 का b, -x से +1 तक। अगला प्रश्न है, मानक विचलन निकालने का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 69 का a, √ सिग्मा FD² n सिग्मा FD/n होल वर्ग, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य 20, माध्यिका 25 तो समूह का मध्यांक मतलब बहुलांक क्या है? ठीक है, माध्य और माध्यिका दिया गया, बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य। तो माध्यिका यहाँ पर कितना है? 25 × 3 बराबर 20 × 2 × 20, कितना हो जाएगा? 25 × 75 हो जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा, कितना आ गया? 35। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 70 का डी, बहुलक बराबर 35। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य, माध्यिका का मान 25 दिया है तो 25 3 × 25 हो गया और माध्य मान 20, 2 × 20 हो गया, 75 × 40 बराबर 35 आ गया। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है, परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, यस कारक। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारकों का सिद्धांत दिया था, जी कारक और यस कारक। जी कारक को सामान्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो सभी मानसिक कार्यों को योगदान देते हैं। यस कारक विशिष्ट उपलब्धि था, स्पेसिफिक इंटेलिजेंट के रूप में जाना जाता है, विशिष्ट कार्यों और क्षमताओं के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि संगीत, स्थानिक, यांत्रिक आदि हैं। स्पीयरमैन का मानना था कि जी कारक आंशिक रूप से वंशानुगत होता है, जबकि यस कारक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। यस कारक में शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण जैसी चीजें शामिल हैं, इसलिए इस यस कारक वंशानुगत नहीं होता, बल्कि यह परीक्षण और वातावरण द्वारा अर्जित होता है। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 72 का डी। टी बराबर क्या होता है? 10 x - m/σ + 50। 50 पहले भी कभी कभी आप देखेंगे तो 50 आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। टी बराबर 50 + 10 x - m/σ, तो कैसे भी हो सकता है, आप ध्यान रखना। टी स्कोर का मध्यमान ध्यान रखना 50 और प्रमाणिक विचलन SD 10 होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है, सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, फर्गूसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है A 7 10 8 12 9 11 7, तो माध्यांक पूछा है। ध्यान रखना आप लोग, आरोही क्रम या अवरोही क्रम सजा लीजिए। पहले आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, 7 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्या है? 4 3 7। जब संख्याएं विषम तो सूत्र क्या है? n+1/2 पद। 7 मतलब 8 हो गया, 8/2 चौथा पद हो गया, तो इसमें अगर देखेंगे चौथा पद क्या है? 9 है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका 9, अर्थात बी सही जवाब है 74 का। अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना सी, 6। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान 75 का 6। चाहे भावात्मक हो, ज्ञानात्मक हो या क्रियात्मक, तीनों 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण, ये ध्यान रखना भावात्मक उद्देश्य के पक्ष हैं, जिसमें ध्यान रखना चरित्रीकरण सबसे उच्च होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना सी, क्रोनबेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद का उदाहरण है? यदि स्थानों की पूर्ति, विकल्पी प्रकार के पद सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा ए,
रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब ध्यान रखना अमानवीय पद कौन कौन से हैं? प्रत्यास्मरण प्रकार के और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद। प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षण पद सरल प्रत्यास्मरण रिक्त स्थानों की पूर्ति है और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण के पद सत्य असत्य बहुविकल्पी मिलान और वर्गीकरण पद। अगला प्रश्न है बुद्धि सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? बुद्धि सामवर्धिक अनुपातिक चिंतन है किसने परिभाषित किया? ए बिनेट, बी स्पीयरमैन, सी टर्मन, डी बर्ट। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है टीएटी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। टीएटी मतलब थीमेटिक एप्रेसिप्शन टेस्ट, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण टीएटी मूरे के आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है और इसे मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध है। ए 120 से ऊपर, बी 130 से ऊपर, सी 140 से ऊपर, डी में से कोई नहीं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्ध है। सही जवाब हो जाएगा सी 140 ऊपर। अगला प्रश्न है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कार कौन है? ए स्किनर, बी भाटिया, सी राइस, डी में से कोई नहीं। तो बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्ध का आविष्कारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना बुद्धिलब्ध IQ बराबर क्या होगा? स्टर्न 1912 MA/CA इन्होंने दिया और टर्मन ने क्या किया? MA/CA गुणित 100 कर दिया 1916 में। ठीक है, तो भाटिया बुद्धि परीक्षण अर्थात बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, बुद्धिलब्ध से नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण किस विश्वविद्यालय ने बनाया? सही जवाब हो जाएगा T2 का ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया? ए गार्डनर, बी स्पीयरमैन, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए गार्डनर। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है किसने कहा? ए आलपोर्ट, बी गिलफोर्ड, सी ड्रेवर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया संयुक्ता मौलिक परिणामों को विभक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा T5 का बी क्रो और क्रो। अगला प्रश्न है किसने कहा कि संयुक्ता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? ए क्रो एवं क्रो, बी ड्रेवर, सी स्टैंड, डी में से कोई नहीं। किसने कहा संयुक्ता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है? सही जवाब हो जाएगा बी ड्रेवर। अगला प्रश्न है संयुक्ता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? एक कल्पना एवं विस्तार, बी मौलिकता एवं लचीलापन, सी जिज्ञासा एवं प्रेरणा, डी उपयुक्त सभी। संयुक्ता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? सही जवाब हो जाएगा T7 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संयुक्ता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? ए मूल रास्ता तरीका, बी सटीक तरीका, सी तीव्र तरीका, डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्ता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए मूल रास्ता या तरीका। अगला प्रश्न है संयुक्ता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया? ए क्रिएट, बी क्रियर, सी केयर, डी में से कोई नहीं। तो संयुक्ता शब्द लैटिन भाषा के शब्द से आया। सही जवाब हो जाएगा T9 का बी क्रियर। अगला प्रश्न है प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते लेकिन रचनात्मक बच्चे सदमे होते हैं। ए बुद्धिमान, बी रचनात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते। ध्यान रखिए बुद्धिमान होते जरूरी रचनात्मक हों लेकिन रचनात्मक बच्चे हमेशा क्या होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी रचनात्मक। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। कई बच्चे बुद्धिमान नहीं होते लेकिन रचनात्मक हैं तो रचनात्मक होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संयुक्ता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? ए उत्पाद सुधार कार्य, बी चित्र पूर्णता परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य संयुक्ता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, उत्पाद सुधार कार्य और चित्र पूर्णता परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ए अनुवांशिक, बी भौतिक वातावरण, सी सामाजिक वातावरण, डी उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध के आकलन से संबंधित है? ए प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बी बाकर मेहदी परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध के आकलन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परीक्षण बुद्ध के आकलन से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण में व्यक्तित्व मापा जाता है। बाकर मेहदी परीक्षण स्नातक परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकर मेहदी परीक्षण स्नातकता से संबंधित है, बुद्ध परीक्षण से नहीं। ठीक है, तो इसलिए बुद्ध परीक्षण के आकलन से संबंधित इसमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? ए एलन, बी इरविन, सी हुआ एवं फ्रेड, वी डी में से कोई नहीं। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी हुआ एवं फ्रेड। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। निश्चित रूप से अगर आप जुड़े हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े थे 94, 93, 91, 90 ऐसे परसेंट बनता है। जो नॉर्मली भी पढ़ लेगा तो 80+ बन जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो 85, ठीक ठाक मेहनत कर दोगे 90+ हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विशेषता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 96 का सी, कठिनाई स्तर जो है ये आकलन की विशेषता नहीं है, वैधता, विशेषता, वस्तुनिष्ठता है। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यापक, डी में से कोई नहीं। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी में से कोई नहीं। कौन सी प्रक्रिया परीक्षण को विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। आकलन का क्षेत्र क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अर्थात शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी वनिष्ठ आकलन, डी संपादक आकलन। तो वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर चलने वाले मूल्यांकन को फॉर्मेटिव आकलन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है? ए औपचारिक आकलन, बी उभयनिष्ठ आकलन, सी पोर्टफोलियो आकलन, डी में से कोई नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक आकलन। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया को समानतः 10 भागों में विभक्त किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना आप लोग को 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन सेशन फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर साथ में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।